हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 22 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 23 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 23 नंबर जो है पूछा गया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए जो है राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 24 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16(1) और 16(2), बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। 25 नंबर है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो सही जवाब है आर्थिक समानता, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, कथन ए कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों यानी गरीबों, पिछड़े वर्गों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यानी उनको विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता या समता की बात की गई है। इस प्रकार विकल्प जो है यानी डी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 के द्वारा सीमित होंगी। कथन सेकंड कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अगर बात करें तो इनमें जो सही है वो है आपका कथन ए सही है, कथन जो सेकंड है वो गलत है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार
अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो है प्राप्त है, जो है अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित जो है मतलब कि नहीं करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों जैसे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 और एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई जो आरक्षण की नीतियां हैं प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 के द्वारा सीमित होंगी। इसीलिए पहला कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया गया है। 28 नंबर है कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। सही जवाब है 77वां संशोधन अधिनियम 1995, सी ऑप्शन। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इस खंड में परिणामिक ज्येष्ठता के लिए उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। भूतलक्षी यानी पीछे से, यानी प्रेजेंट टाइम से नहीं। यथा संशोधित अनुच्छेद 16(4)(1) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों पर ज्येष्ठता यानी बड़े सीनियरिटी प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 29 नंबर है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया। निम्नलिखित में से भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया। सही जवाब है A, B, C सभी को मिलाकर पढ़ना। यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ जो है मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद यानी ए मतलब इसका समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। इसलिए ए बी सी को जो है सभी को मिलाकर पढ़ना इसके लिए सक्षम करता है। डी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 इन दोनों को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में नवीत करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है। इसको संगत वर्गीकरण या असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामलों में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही जवाब है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन।
31 है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, छुआछूत को हटाया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण मतलब कि छुआछूत का भेदभाव रखना निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 बी ऑप्शन। 33 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17 डी ऑप्शन। 34 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है बताइए। याद रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है, यानी किस अनुच्छेद में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 36 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 17 डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को जो है एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 37, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए ऑप्शन सही है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ऐसा मतलब कि संभव नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा एवं जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। 39 है, निम्नलिखित दो कथन जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, कारण अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है।
संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। 40 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? सही जवाब है दिए गए अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। अनुच्छेद 19 जो है दिए गए मतलब कि अन्य से अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करता है। और एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए ऑप्शन को जो है चूज करना काफी डिफिकल्ट है। 41 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। 43 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही जवाब है अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का ठीक है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय के द्वारा इसको निहित माना गया है। 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 19 बी ऑप्शन। 45 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19(1) में याद रखिएगा। 46 नंबर है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) में या क में विशेष रूप से उपबंधित है। समाचार पत्रों से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं यह अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उल्लेखित है, ध्यान में रखिएगा। 47 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना आपको बताना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है?
तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 48 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। 49 है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? सही जवाब है अवांछनीय आलोचना, यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 50, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? सही जवाब है, बताइए। पहला, यानी राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था, सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। 51 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 21 बी ऑप्शन। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक के स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। 52 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो सही जवाब है 21 सी ऑप्शन। आर्टिकल 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को जो है उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है हम लोग बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।